जय हिंद मित्रों। मैं मनोज सिंह तोमर आपके सामने। ढेर सारे बच्चों की इच्छा थी कि मैं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे सोशल मीडिया के ढेर सारे प्लेटफॉर्म पे बात करूं, तो आज मैं उपस्थित हूं। अपनी व्यस्तता में से मैंने समय निकाला है। अभी अगले 2-3 महीनों में बेटा कई परीक्षाएं होने जा रही हैं। एक तो आरओ की परीक्षा होने जा रही है और यूपी पीसीएस की परीक्षा भी मार्च में होने जा रही है। यूपीपी कांस्टेबल की भी परीक्षा होने जा रही है। इन सारी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन में बहुत कुछ आपसे पूछा जाना है, लेकिन उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान व शासन एक टॉपिक है जो आपसे पूछा जाएगा। और ये टॉपिक बड़ा है, क्योंकि मैं पिछले 20-21 वर्ष से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो संविधान यानी राज्य व्यवस्था और शासन पढ़ाने में 2-2.5 महीने का वक्त लगता है। लेकिन मेरा प्रयास ये है बेटा कि कुछ ऐसे टॉपिक जो बार बार परीक्षाओं में दिखते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन विषयों पे हम आपसे बात करें जिनसे प्रश्न आने की लगभग सुनिश्चितता हो। तो ऐसे ही एक टॉपिक पे आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। जैसे बजट हम लोग जो पढ़ते हैं, वो 3 विषयों में बजट को पढ़ते हैं। बजट शब्द कॉमन है, लेकिन ये तीनों में बजट दिखता है। एक तो भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान में बजट दिखता है, एक अर्थव्यवस्था में बजट दिखता है, और एक लोक प्रशासन में बजट दिखता है। यानी तीनों जगह बजट पढ़ना होता है बच्चों को। लेकिन तीनों जगह बजट शब्द भले कॉमन हो, लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग होता है, नजरिया अलग अलग होता है। जैसे हम राज्य व्यवस्था में जब बजट पढ़ते हैं तो उसके वित्तीय प्रावधानों की ओर नहीं जाते, सिर्फ हम संसदीय प्रावधानों की ओर जाते हैं। अर्थव्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं तो संसदीय प्रावधानों की ओर नहीं जाते, सिर्फ वित्तीय प्रावधानों की ओर जाते हैं। लोक प्रशासन में जब हम बजट पढ़ते हैं तो सिर्फ वित्तीय प्रबंधन पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में जो बजट शब्द है उस पर थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। और पिछली परीक्षाएं जो हुई हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है कि जरूर क्वेश्चन आता है। क्या आएगा ये कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आएगा जरूर क्वेश्चन इसी टॉपिक से। थोड़ा ध्यान से देखिए। भारत में जो भी धन खर्च करती है सरकारें, वो बिना संसद की अनुमति के नहीं खर्च कर सकती। तो बजट की जो अनुमति है वह भी संसद से लेनी होती है। तो बजट की जो संसदीय प्रक्रिया है, यानी संसद जो बजट की अनुमति देता है, उसके कुछ स्पेसिफाइड स्टेप है, चरण है। अभी जो परीक्षा हुई बड़ी मजेदार बात थी, खाली चरण पूछ लिया कि चरण का क्रम बताइए। मुझे नहीं लगता इससे आसान प्रश्न कुछ हो सकता था, लेकिन यह भी आपने नहीं बताया ढेर सारे बच्चों ने। हर चरण में होता क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो कम से कम चरण कितने होते हैं ये तो जरूर जाने। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संसद में बजट के प्रस्तुत होने और पारित होने के कुछ स्पेसिफाइड चरण हैं, स्टेप्स हैं। संसद में बजट कुल 5 चरणों से बेटा पारित होता है। पहला जो बजट का चरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं बजट का प्रस्तुतिकरण। अब डिटेल में हम बात नहीं करेंगे बेटा, अगले वीडियो में बात करेंगे एक एक टॉपिक पर। दूसरा जो चरण होता है बजट का, यानी प्रस्तुतिकरण के बाद जो शुरू होता है, उसको हम लोग कहते हैं सामान्य चर्चा। तीसरा जो चरण है उसको कहते हैं अनुदानों पर मांग, डिमांड ऑन ग्रांट। चौथा जो बजट का चरण होता है संसद में, उसको हम लोग कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। और पांचवा और अंतिम चरण जो बजट का है वो है वित्त विधेयक। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा बजट का अंतिम चरण कौन सा है, बजट का चौथा चरण कौन सा है, तो नाम याद रखिएगा, काम आएगा। इसमें एक विषय पे हमसे बात करनी है आपसे। हर चरण में बेटा बहुत कुछ होता है, हम आपसे निश्चित रूप से बात करेंगे और मेरी समझ ठीक ठाक है, घबराइए नहीं। लेकिन अनुदानों पे मांग के चरण में एक बड़ी मजेदार घटना होती है संसद में। वो घटना क्या होती है कि जब सरकार किसी विशेष अनुदान की मांग करती है संसद से, तो उसमें विपक्ष कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम लोग संसदीय भाषा में कहते हैं कट मोशंस, कटौती प्रस्ताव। ये कौन प्रस्तुत करता है? पहले से ये ध्यान रखिएगा कि विपक्ष ही प्रस्तुत करेगा। सरकार क्यों प्रस्तुत करेगी? सरकार ही संसद से धन की मांग करेगी, तो सरकार फिर कटौती प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत करेगी? तो जाहिर सी बात है
कि कटौती प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है बेटा? विपक्ष प्रस्तुत करता है। ये जो कटौती प्रस्ताव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा नाम याद रखने की कोशिश करिए। पहले को हम लोग कहते हैं पॉलिसी कट मोशन, ये पहला ही है। हिंदी में इसको कहेंगे नीतिगत कटौती प्रस्ताव। फिर से सुने, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। दूसरे को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक कट मोशन, मतलब मितव्ययी कटौती प्रस्ताव। और तीसरे को हम लोग कहते हैं टोकन कट मोशन, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। प्रस्तावों का नाम याद रखना है कट मोशंस के, वो 3 है। दूसरा दिमाग में रखना है कि इसी क्रम में, जिस क्रम में मैंने बोला इसी क्रम में प्रस्तुत होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि पहले ही टोकन कट मोशन प्रस्तुत हो जाए। जब प्रस्तुत होगा पहले तो पॉलिसी कट मोशन ही प्रस्तुत होगा। एक बात है जानो कि चूंकि ये विपक्ष प्रस्तुत करता है इसलिए कोई भी कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होगा, क्योंकि बहुमत सदन में सरकार का है और विपक्ष के प्रस्ताव को सरकार पारित नहीं होने देगी। एक बात कि अगर पारित हो जाए तो सरकार की विदाई समारोह हो जाएगा, अगले ही क्षण अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। ये पारित तो नहीं होता। तो एक बच्चे ने हमसे प्रश्न पूछा कि सर जब ये पारित तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, तो फिर विपक्ष इसको प्रस्तुत काहे करता है? तो जवाब बहुत सिंपल है बेटा, कि विपक्ष संसद में एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करता है, यानी सरकार की निंदा, सरकार की आलोचना और एक बहस के रूप में। और संसद इसीलिए बनाई गई है बेटा, देखो सरकार बहुमत में है, सरकार जो चाहे वो करे ही, लेकिन विपक्ष इसलिए वहां बैठा हुआ है कि वो जगह जगह सरकार को घेरे और सरकार को जवाबदेह बनाए। तो सरकार को घेरने का एक तरीका है, बाकी ये पारित नहीं होगा। तो तीनों कटौती प्रस्ताव में होता क्या है बेटा, वो थोड़ा विस्तार से समझिए। कब प्रस्तुत होता है? विनियोग विधेयक के चरण में, सॉरी, अनुदानों पर मांग के चरण में प्रस्तुत होगा। कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। पहला क्या है? पॉलिसी कट मोशन। इसमें विपक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि सरकार जिस खर्च की योजना बना रही है हम उस योजना से ही सहमत नहीं है। देखो कम ज्यादा खर्चे की बात तो तब की जाती है ना बेटा जब आपका खर्च जेन्युइन हो। एक बच्चा अपने पिता से कहे कि खेत बेच दीजिए, हम स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे, 5 लाख रुपया दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि पिता इसको स्वीकार करने वाला है, क्योंकि आपकी योजना ही गलत है। ऐसा थोड़ी है कि पिता कहेगा कि ऐसा है बेटा कि 50,000 ले लो। कम ज्यादा का सवाल ही नहीं है, आपकी योजना ही गलत है। लेकिन एक बच्चा अपने खर्चे के लिए अगर 5,000 रुपया मांगता है तो उसको 4,500 4,000 किया जा सकता है। इसमें विपक्ष कहता है कि आपकी योजना ही गलत है, इसलिए आपकी अनुदान राशि को घटाकर 1 रुपया किया जाए। जैसे किसी अनुदान पे सरकार 10,000 करोड़ की डिमांड करती है और विपक्ष अगर उस पर पॉलिसी कट मोशन प्रस्तुत करेगा तो वो कहेगा कि आपकी मांगी गई राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। याद रखिएगा शब्द मैंने क्या प्रयोग किया, अनुदान राशि को घटाकर 1 रुपया करने का प्रस्ताव पॉलिसी कट मोशन कहलाता है, पारित नहीं होगा। मैंने बार बार आपको बताया कि पारित नहीं होने वाला। जब ये असफल हो जाएगा तो फिर वो प्रस्तुत करेंगे मितव्ययी कटौती प्रस्ताव। इसमें विपक्ष सरकार की योजना से सहमत होता है, खर्च से सहमत होता है, लेकिन ये बताता है कि इसमें कुछ पैसे की बचत की जा सकती है, मितव्ययिता लाई जा सकती है। तो जितनी बचत की जा सकती है उसने अमाउंट के कटौती का वो प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इकोनॉमिक कट मोशन। तीसरा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, ये विपक्ष की दादागिरी होती है ना, वो सदन में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपकी योजना भी सही है, आपका खर्च भी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मन ये कह रहा है कि आप इसमें से खाली 100 रुपया घटा दीजिए। जैसे 10,000 करोड़ की डिमांड की गई, विपक्ष कहता है कि इसमें से खाली 100 रुपया घटा दीजिए। जरा आप कल्पना करिए कि 10,000 या 20,000 करोड़ रुपए में से 100 रुपए घटाने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन विपक्ष की दादागिरी है कि इसमें से 100 रुपया घटा लीजिए और सरकार सदन में विपक्ष की औकात बताती है कि तुम्हारी औकात 100 रुपया घटाने के लिए नहीं है, यानी यह भी प्रस्ताव पारित नहीं होता। तो ध्यान रखिए बेटा, कटौती प्रस्ताव कब आते हैं? अनुदानों पर मांग के चरण में।
कितने प्रकार के कटौती प्रस्ताव? 3 प्रकार के, तीनों का क्रम है। याद करने के लिए मैंने लिख दिया है पेट, क्योंकि आजकल एक परीक्षा वरीक्षा भी हो रही है तो नाम याद रहेगा। पहला है पॉलिसी कट मोशन, दूसरा है इकोनॉमिक कट मोशन और तीसरा है टोकन कट मोशन। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आने वाली परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ से। तो आज बेटा हम अपनी बात यही समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक पे आपसे विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू।